नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल, आज और कल और जब चर्चा करते हैं तो आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है 25 दिसंबर। और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो समाज के लिए, राजनीति के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए लगातार, चाहे वो संघ में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, जनता पार्टी में रहे, और पूरे गठबंधन को जोड़े रखने में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले उनके साथी देश के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं। और हम इसीलिए अटल जी को याद करते हुए अटल जी की जो सफलता यात्रा है समाज के लिए, व्यक्तिगत नहीं, उस सफलता यात्रा के लिए डॉक्टर जोशी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैंने इसलिए शुरू किया कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जनता पार्टी का, और व्यक्ति के रूप में भी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी को जिस समय हम स्मरण कर रहे हैं, देश के एक नए दिशा देने में भी उसको एक नेहरू काल से ही, मतलब उनको तो नेहरू जी ने भी उस तरह से माना था, और आप भी उनको संघ में जब से वो आए तब से आप उनको संपर्क में रहे। क्या ऐसा राज था जो वो इतने स्वीकार्य रहे, यहाँ से लेके इवन पाकिस्तान और चीन भी? भारत में तो राजनीतिक दलों के साथ था ही, लेकिन आप लोगों का क्या ऐसा मंत्र था, रहस्य क्या है? देखिए, मंत्र तो इसको आप कहें तो कोई मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन ये एक सोच थी जो वर्षों तक राजनीति में काम करने के कारण, देश को समझने के कारण, देश की संस्कृति को समझने के कारण, और इसमें मैं बहुत स्पष्टता से कहूँगा कि बुनियादी तौर पर एक समाज को अपने मूर्धन्य स्थान पर ले जाने की जो एक हम में से सभी को प्रेरणा मिलती थी, वो संघ के भी बहुत से उस समय के जो प्रमुख गण्यमान्य शीर्षस्थ सभी प्रकार के कार्यकर्ता थे, उनके कारण से ये संभव था। अटल जी की भी सफलता में उनका बिल्कुल प्रारंभिक समय से उनका जो एक काव्यमय जीवन था, कविता के साथ जो उनका तादात्म्य था, वो बहुत जल्दी लोगों की समझ में आया और उसने उनको बहुत लोकप्रिय बना दिया था उस समय। और अगर आप उस समय की भी उनकी कविताएं, काव्य पाठ को देखेंगे तो उस समय भी वो जो बोलते थे उसमें ऋचा ऋचा में, मंत्र मंत्र में, इस प्रकार की जो एक दार्शनिक अभिव्यक्ति थी वो वहाँ से शुरू हो रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी कि अटल जी जब बड़े हुए, विद्यार्थी जीवन से हट करके आगे समाज में आए, नहीं, वो जब से बिल्कुल विद्यार्थी जीवन ही था तब से ही उन्होंने ये एक दार्शनिक दृष्टि उनको मिल गई थी। चाहे वो उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही हो, चाहे वो जहाँ जिन लोगों के संपर्क में आए उनके संसर्ग से रही हो, लेकिन एक इस प्रकार की बात आई, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन। उसमें जो सत्ता की राजनीति है, वो पत्रकार, जैसे आपने ठीक कहा, वो साहित्य से जुड़े रहे, कवि रहे, प्राध्यापक रहे, आप भी प्राध्यापक रहे, तो सत्ता की राजनीति तो जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ही कीचड़ दलदल वाली स्थिति भी, और उस समय तो और भी भयावह थे, कई तरह के विवाद भी रहे। उस सत्ता की राजनीति में अटल जी की कैसे, उनको उसमें भी जगह कैसे बनी? नहीं, वो भी उनकी एक तो देखिए अपनी जो उनकी मेधा और एक वाक शक्ति, साहित्यिक प्रतिभा, वो सब मिलकर के, और उनका जो अपना स्वभाव था, जिस स्वभाव में बड़ा माधुर्य था, उसमें बड़ा आनंद था। उसमें उनको कभी कभी अगर अमर्ष भी आए तो वो उसे विमर्श में बदल देते थे। वो एक उनको प्रकृति की देन थी और उसको उन्होंने बहुत संभाल के रखा। देखिए, राजनीति में अमृत मंथन जो हमारे यहाँ पहले से है कि अमृत और जहर दोनों आता रहता है, खास करके राजनीति में उस तरह का है। सो उसमें कैसे अमृत निकालना, जबकि चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही, दूसरे दल भी आए, कम्युनिस्ट भी रहे, और उनके साथ कैसे तालमेल हो सकता है? सब आज की नई पीढ़ी तो ये जानना चाहती है ना कि हम समाज में समन्वय, माने धारा एकदम विपरीत न जाए। तो बात आपकी सही है और ये जानना भी चाहिए उन्हें। अच्छा है कि इन सारे प्रश्नों पर गंभीर विचार भी हो कि एक समय ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू जी भी ये कह सकते थे
कि मार्क दिस बॉय, इस पर ध्यान रखो। अटल बिहारी जी का क्या उस समय अस्तित्व था? अकेले 2 आदमी, राजनीति में तो शुरुआती थी, लेकिन और बहुत बैक बेंचर्स जिसको कहते थे, लेकिन 1 या 2 भाषणों को जवाहरलाल जी ने सुना और उन्होंने कहा इसमें प्रतिभा है। तो ये जो एक उस समय का दौर था कि उसमें राजनीति में प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन उसमें वैमनस्य नहीं था। और हम जिस संघ के परिवेश से आते थे, उसमें हमारे सामने दृष्टि ये थी कि हमें एक समाज को एक रूप में लेकर के चलना है, तो इसमें कोई दुश्मन नहीं है। एक गठबंधन की राजनीति जनता पार्टी से हुई, तो जनसंघ अपना ही था, वो भी दीनदयाल उपाध्याय के वो शिष्य, मतलब उस तरह से उनके सहयोगी के रूप में आगे बढ़ाया। तो आप ये मानते हैं कि जबकि होता यही माना जाता है कि भाई जो दल है, बाद में भी ऐसे अवसर आए जब आपने भी कहा कि अच्छा ठीक है, दूसरे दल को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने दीजिए, ये क्या इतनी उदारता ये खतरनाक नहीं होती है कि अपने ही संगठन को, पार्टी को मजबूत किया जाए, या जो राज्यों में अलग अलग है उनको भी बढ़ा दीजिए, तो बाद में फिर उसको उससे संघर्ष करना पड़े तो मुश्किल होती है। सवाल ये है कि अगर आप राजनीति को वैयक्तिक या केवल दलीय दृष्टि से देखते हैं, तब तो ये बात स्वाभाविक है जो आज हो रही है, लेकिन हम लोग इस दृष्टि से नहीं देखते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो ये कच्छ करार हुआ था, कच्छ में पाकिस्तान और हमारे बीच में जो थी। उसके बाद जो देश में आंदोलन हुए, सारी बात हुई, उसमें शास्त्री जी ने हमेशा ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं वो देश की दृष्टि से ठीक है, करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको पकड़ के जेल में बंद कर दो। हम शास्त्री जी का विरोध कर रहे थे कि कच्छ करार बंद करो, भंग करो। बाद में उनको ये लगा कि ये जो बात कह रहे हैं ये तो मेरे हित में जा रही है, शास्त्री जी की सरकार के हित में भी जा रही है, क्योंकि हम उसका दबाव पैदा कर रहे थे। हाँ, तो हमने ये नहीं सोच कर किया था कि भाई ये शास्त्री जी कोई दुश्मन है या दूसरे प्रदेश के आदमी हैं या किसी दूसरे देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कर रहा है, कच्छ करार किया, गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। तो ये भावना थी तब कि हमें जो कुछ करना है वो सारे देश को सामने रखकर करना है। लेकिन जब बाद में जनता पार्टी बनी और टूटी, तो फिर तो आप लोगों ने फैसला किया ना कि हम अपनी पार्टी को आगे। देखिए वो अनुभव आया ना, देखिए एक अनुभव हमने किया, अनुभव हुआ, उसमें देखा गया कि ऐसा लगता है कि जिनमें अगर समान दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता है तो फिर और व्यक्तिगत हमारी इच्छाएं, प्रतिस्पर्धाएं उग्र हो जाती हैं। तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि विशेष रूप से जो हमारे 2 शीर्षस्थ लोग थे, माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल के श्री मोरारजी भाई और दूसरे हमारे चौधरी चरण सिंह, जब इसमें प्रतिस्पर्धा और थोड़ा सा द्वेष भाव भी आ गया तो टूटना ही था, उसने तो रुक नहीं सकता। उस हमको अनुभव मिल गया तब से। जैसे आपने संगठन की बात कही, एक संघ की पुस्तकों में भी है, आप भी कई बार मानते रहे, संगठन बड़ा होता है या व्यक्ति से संगठन बड़ा होता है या व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है? देखिए ये एक ऐसा, क्योंकि उसके बिना अटल जी का भी यही था कि अटल जी के बल पर भाजपा आई, मतलब जो भी एक नेता होता है, इंदिरा गांधी के बल पर आई, राजीव गांधी के बल पर आई, तो व्यक्ति प्रमुख हो गया, मैं बताता हूं, संगठन तो नहीं रहा। दोनों चीजें होती हैं। ऐसा होता है कि एक समूह का नेतृत्व करने के लिए जो उसका योग्यतम व्यक्ति हो उसको आगे आना चाहिए। हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग रही है, उसको चाहे आप संघ का संस्कार कहिए, चाहे जो कुछ कहिए, वो ये था कि हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जो सबसे लोगों को साथ बांध के ले जा सके, जिस पर ज़्यादा लोगों का विश्वास बन सके, उसको आगे रखना चाहिए। लेकिन आपने अटल जी की, वैसे तो खैर बहुत सारा उन पर जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन ये गठबंधन की जो मजबूरियां रही और आप उनके वरिष्ठ सहयोगी रहे, उस मजबूरियों से बहुत तकलीफ, और जो आगे देश को बढ़ाना है, इसीलिए एक भारी बहुमत वाली सरकार हो या गठबंधन वाली हो। कहने को तो ये ठीक है भाई केरल में आपका प्रभाव नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, या उस समय पूर्वोत्तर में नहीं था इसलिए, लेकिन क्या उस मजबूरियों का नुकसान नहीं होता है? देखिए मजबूरियां तो उनको
उन मजबूरियों से ऊपर उठने की और उनको शमन करने की प्रवृत्ति चाहिए। अब मजबूरियां तो समाज है इतना बड़ा और देश इतना बड़ा, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बातें और विभिन्न दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण भी, दार्शनिक दृष्टिकोण भी। अब मार्क्सिस्ट भी थे। जो हमारी पहली सरकार वहाँ बनी बिहार में, तो उसमें तो कम्युनिस्ट भी शामिल थे। फिर यूपी में जो बनी उसमें भी कम्युनिस्ट शामिल थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई मार्क्सिज्म से समझौता कर लिया, लेकिन अगर प्रदेश में एक सामंजस्य बैठाने वाली और प्रचलित जो नीतियां थी उनके बरक्स एक दूसरा दर्शन दिया जा सकता है, उसके लिए ये करना था, तो वो किया गया। मगर वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था। अंतिम लक्ष्य तो यही था, जैसा आप कह रहे हैं, कि ऐसी सरकार बने जो होमोजीनियस हो, जिसमें सामंजस्य हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि सामंजस्य के लिए सब एक दृष्टि से हर तरह से हो मैक्सिमम जिसको कहते हैं कि वो लघुत्तम। ज्यादा आसान नहीं होता है भारी बहुमत की सरकार हो और आप अपने ढंग से काम कर सके। आसान होने के साथ साथ उसके दूसरे पक्ष भी होते हैं। उसमें फिर ये भी गुंजाइश रहती है कि अच्छा हम तो आ गए, अहंकार भी पैदा होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जनतंत्र की दृष्टि से भी अच्छा है कि 2 या 3, इतना बड़ा देश है तो शायद 4 भी ऐसे केंद्र हों जो अदल बदल करके समाज में किसी प्रकार के वैक्यूम को न रहने दें, कोई शून्यता ना आए, रिक्तता ना आए। अच्छा आपसे नहीं चल रहा, मैं चला दूंगा, मैं हाँ क्या हूँ, मैं हूँ अवेलेबल, लेकिन इसलिए नहीं कि तुझे भगाना ही है इसलिए मुझे ये करना ही है। आखिर आप देशों में, दुनिया के तमाम देशों में गठबंधन सरकारें चल रही। अभी जो बनी इसमें जर्मनी में, अभी ये भी उधर से उलट हो गई। तो उसमें लेकिन ये है कि वो एक विचारों में जितने हद तक, जो आपका मानना है कि जैसे आपने चूंकि जर्मनी का जिक्र किया, तो लोग ये मानते हैं कि भाई ज़्यादा शक्तिशाली यदि सत्ताधारी हों तो मतलब वो बिल्कुल जिसको कहते हैं हिटलर टाइप हो सकता है। देखिए वो तो हमेशा ही कहा गया है इसमें कि जो एब्सोल्यूट शक्ति है वो जनतंत्र में के विरोध में जाती है। जनतंत्र का मतलब ही ये है कि उसमें जनता की जो स्वाभाविक भावनाएं, प्रवृत्तियां हैं, उनको खेलने का, उनको आगे आने का, अदलने बदलने का अवसर मिले। इस दृष्टि से जो हिंदू धर्म, जो कि आपका तो दर्शन पर ही इतना पुस्तकें भी आपकी हैं, हिंदू दर्शन और हिंदू संस्कृति और चर्चा जब करते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र भारत जिस रूप में दिख रहा है और जो दिखना चाहिए था, उस दृष्टि से क्या हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं? देखिए ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने रखा है और इस सामान्य चर्चा में इतने बड़े फलक पर चर्चा को ले जाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन एक बात ये समझने की है कि हमारे देश में, इस देश का नाम हिंदू हो, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। और मज़ेदार बात यह है कि ये नाम हमने तो दिया नहीं, ये नाम तो हमें वास्तव में जो आए लोग यहाँ से, जो हमारे संपर्क में आए, उन्होंने हमको दिया है। और सबसे पहला जो इसका उल्लेख, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो वो उसमें जो डेरियस पर्सिपोलिस के इंस्क्रिप्शंस थे, एडिक्ट 19 शायद है मेरी जहाँ तक यादगारी, उसमें कहा गया कि मुझे हिंदुश से भी कर मिलता है, कुछ भाग हमारे देश का उस समय उनके पास भी था। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ईसा से भी पुरानी बात हो गई। तो तब से लोग हमको इस रूप में जानते थे। उनको भौगोलिक दृष्टि से जहाँ उनको लगा कि यहाँ अब बदल हो रही है भूगोल में, सिंधु नदी एक उनको दिखाई दी और इसके नाम से चला आया वो। और आज भी जब हमारे बहुत से भाई हज करने जाते हैं तो वहाँ जाने पर उनसे यही कहा जाता है कि हिंदू हाजी आ गए। तो ये एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल, भू सांस्कृतिक अवधारणा है। मतलब आज भी जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही है। देखिए अब ये राष्ट्र जो आजकल की बात है, इस यहाँ आती है गड़बड़।
क्योंकि जो पश्चिमी राष्ट्र की कल्पना है, जिसको नेशन स्टेट कहते हैं, वो तो अभी 200 साल, 250 साल की, 300 साल की कल्पना है, और ये बात कही जा रही है बहुत सैकड़ों साल से। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो भी कठिनाई होगी। दूसरा ये है कि हमारे देश में जो संस्कृति की जो एक मुख्य वो है उद्गम, वो संस्कृत भाषा। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे पुराने विमर्श में आती हैं, उसमें राष्ट्र का वो अर्थ नहीं है जो आज के नेशन स्टेट के रूप में आती है। अब है प्रचलित ये हो गया, तो आजकल जो भी कहते हैं नेशन स्टेट। हमारे यहाँ जो पुराने आप देखेंगे उसमें ये बात अलग नहीं है, राष्ट्र और राज्य। वैसे अब ये हमारे जो आप देखेंगे तेलुगु वाले आंध्रनाड में, वो उसको कहते हैं कि ये तेलुगु राष्ट्र है, तेलुगु राज्य नहीं कहते, तेलुगु देशम ही कहते हैं। देशम, राष्ट्र भी बोलते हैं, देशम भी बोलते हैं। तो इतना बड़ा देश था, उसमें इस प्रकार की भी बातें होंगी। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि हमारे वो सर सैयद अहमद थे, उन्होंने जहाँ तक याद है सन 84 में भाषण किया, और उनसे भाषण में इसलिए बोले मीटिंग में किसी ने कहा था एक मुस्लिम नेता भी यहाँ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे इस पर आपत्ति है, मैं भी उसी तरह का हिंदू हूँ जिस तरह के कि आप हैं। क्योंकि अगर इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिस्तानी है, अगर तुर्की में रहने वाला तुर्किस्तानी है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। तो मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू। इस रूप में मैं अलग कब हूँ, जब मैं, अगर आप इस्लाम और हिंदू को एक मज़हब के तौर पर देखते हैं, तो मैं मज़हब से मुस्लिम हूँ। ये रज्जू भैया भी कहते थे, मैंने प्रोफेसर राजन सिंह जो सरसंघचालक थे, आप भी शिक्षा संस्कृति मंत्री रहे, आपने भी मदरसों को भी उसी तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए काम किया। क्या आप भी ये मानते हैं कि मतलब जो भारत के, चूँकि रज्जू भैया ने जब एक इंटरव्यू में मुझे भी कहा था कि 98% तो सब हमारे वही हैं, मुसलमान भी वही हैं, चूँकि वो यहीं जन्मे बड़े हैं, मैं तो और 2% बाहर से यदि आए होंगे तो वो हो सकता है। तो आप किनको बने मानते हैं, क्या उनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ इस पर। अगर आप डॉक्टर रफीक ज़करिया की पुस्तक देखेंगे, इंडियन मुस्लिम्स वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग, तो उसमें उन्होंने मुझे कोट किया है। मैं तो ये मानता ही हूँ कि ये सब हमारे हैं, दे आर। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये अगर हमारे ख़ानदान में एक कोई व्यक्ति वो व्यापार करता है, दूसरा व्यक्ति नौकरी करता है, तीसरा खेती करता है, और सब मिलके एक परिवार को चलाते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब इसी को थोड़ा और आप आगे विचार कीजिए। दार्शनिक स्तर पर अगर इनमें से कोई एक ईसाई बन जाए या मुसलमान बन जाए, तो अब आप क्या कहेंगे कि अभी परिवार से खारिज हो गया? या कल किसी एक व्यक्ति का जो आज अपने को हिंदू कहता है, जैसे महात्मा गांधी का ही पुत्र इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था उसने, तो आप क्या कहेंगे आपसे? लेकिन फिर क्यों इस तरह से और कटुता पैदा की जाती है, मुसलमान कह करके? ये जो पॉलिटिक्स की जो पिछली धाराएं हैं उसमें जाना पड़ेगा ना, उसको तो आप इसने संक्षेप में उस पर नहीं कर सकते। लेकिन जो इतिहास की एक घटनाएं हुई हैं, जो मानसिकताएं बनी और बिगड़ी हैं, उसके तह में जाना पड़ेगा, और उसको समझना और उसको समझाना ये अनिवार्य आवश्यकता थी। हम लोग जो भी कुछ कर रहे थे उसमें इस बात का ध्यान रख रहे थे कि ये जो विभेदकारी इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उनका सामंजस्य कैसे बैठा जाए, हार्मोनाइजेशन कैसे किया जाए। क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूँ, जैसे भागवत जी भी कहते हैं कि जो यहाँ तो रहने वाले सब हिंदू हैं, तो ये एक बड़ी बात कही उन्होंने, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि हाँ हैं, मगर हैं तो फिर उसकी जिसको उर्दू में कहेंगे अलामात क्या है, इस बात को आगे बढ़ाया कैसे जाए कि इसमें सामंजस्य पैदा हो जाए, इसको सब माने। अब शिवाजी के समय में हिंदवी राज्य कहा जाता था, तो क्या हिंदवी स्वीकार है? हिंदू स्वीकार है? क्या स्वीकार है? हिंदुस्तानी स्वीकार है? व्हाट इज दैट विच इज कॉमन? लेकिन जो इस देश की मूल प्रवृत्ति को, मूल धारा को प्रकट भी करे और सब लोग उसको
सहज रूप से स्वीकार भी करें और फिर ये समझें कि ये उसी मूल धारा का आज का रूप है। आज अपने को कोई वैदिक नहीं बोलता है। मैं अपने को आज ये नहीं कहता कि मैं यजुर्वेदाध्यायी हूँ, मैं नहीं कहता हूँ इस बात। हूँ मैं, मेरे जो परिपाटी है कुल परंपरा की, अगर मैं उसको मानूंगा तो यही कहूँगा कि मैं यजुर्वेदाध्यायी हूँ, माध्यमिनी शाखावान हूँ। अब आज मैं कहता हूँ कैसे? नहीं कहता हूँ, सामंजस्य कर लिया। तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि जो मानव की प्रकृति हुई है आज, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उनके साथ आप कैसे एडजस्ट करते हैं। इस देश के बहुत बड़ी संख्या ने अपने को आधुनिक प्रगति के वैज्ञानिक, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विज्ञान की जो दर्शन की बात है उस पर कर रहा हूँ, तो जो मूल उनके साथ एडजस्ट कर लिया। इस संदर्भ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा अंतिम पड़ाव पर, कि चूंकि उससे सब भावनाओं से, आस्था से भी जुड़ा मामला है। अभी भी यही कहते हैं भाई अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ में भी उसका एक पुनरुद्धार हो गया, मथुरा भी अभी है, और संघ का और पहले जो विचार रहता था सारे ये तो अब आप संघ की बात कर रहे हो। अब तो हम तो बात कर रहे थे भारत भाजपा और वाजपेयी जी के बारे में। हाँ, नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि वो जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, वो चीजें अलग हैं। उसको उससे जो हमारी जो वाजपेयी जी की यात्रा थी उससे बात ये नहीं पड़ती। आपको मानना है कि उसमें ये प्राथमिकता नहीं थी? नहीं, प्राथमिकता दो बातों की। अगर कोई चीज, कोई समाज किसी चीज को सहज रूप से स्वीकार करता है, वो एक अलग बात होती है, वो समाज की अपनी। और अगर कोई बात समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको स्वीकार कैसे बनाया जाए, ये है कला की बात। ये अटल जी का प्रयास था। एक अंत में मैं चाह रहा था कि कोई, चूंकि आपने उनके साहित्य की चर्चा की, आपकी कोई पसंद की कविता है जो आप 2-4 लाइन इसमें से सुनाना चाहें, ताकि हमारे जो लाखों चाहने वाले आपके भी हैं, उनके भी रहे हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, वर्तमान के मोह जाल में आला आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सो इस संदर्भ में जो अटल जी और आपका सपना है, भारत का भविष्य आप कैसा देखते हैं? भारत के भविष्य को ही विश्व का भविष्य मानता हूं। अगर भारत का भविष्य उज्जवल नहीं होगा तो विश्व का भविष्य भी उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि ये भारत की प्रकृति ने जो भारत बनाया है, या भारत के लिए जो कार्य सौंपा है प्रकृति ने, वो यही है कि वो यह विश्व का भविष्य बनाए। चलिए, मेरा ख्याल है कि इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। लंबी बात हो सकती है, लेकिन भारत का भविष्य बनाने के लिए जो संघर्ष यात्रा रही है, आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता के बाद, और वो यात्रा जारी रहे। जैसा कहा कि दिया जलाते रहना वो किसी पार्टी या संगठन की बात नहीं है। डॉक्टर जोशी का मानना है, अटल जी का सपना हो, देश का सपना हो, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हो, सबका सपना यही है कि भारत के बिना विश्व का भविष्य नहीं होगा। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।